नमस्कार साथियों। सत्या के माध्यम से मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप सबके सामने हमारे प्राचीन इतिहास को उजागर करने का। आज हम जानेंगे शिवलिंग के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में। क्या है शिवलिंग का हिडन डिज़ाइन? क्यों शिवलिंग को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए मेल ऑर्गन? शिवलिंग पे चढ़ाए गए दूध, पानी, शहद, दही इत्यादि को क्यों चढ़ाया जाता है? और इस पे जो चढ़ाया गया जल, दही, दूध इत्यादि है उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? तो ये सब चीज़ों को हम लोग बेसिक से जानते हैं, डिटेल से जानते हैं, साइंटिफिक रीजनिंग के साथ। सबसे पहले जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपको केवल ऊपर का भाग ही दिखता है, जिसे रुद्र बाग कहा जाता है। इसके नीचे विष्णु बाग है, उसके नीचे ब्रह्म बाग है। इसको पूजांश भी कहा जाता है, इसको पीठ कहा जाता है, इसको नद्याव्रत कहा जाता है। और इन तीनों भागों को ओवरलैप करती हुई माता शक्ति है, माता शक्ति का वास है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए, विष्णु जी को सृष्टि के पालन के लिए, शंकर जी को सृष्टि के आधार के लिए और संहार के लिए शक्ति माता के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन में उनकी रिक्वायरमेंट है, उनका सहयोग की ज़रूरत है। ये जो आप देख रहे हैं ये नद ये जो है निकास है, ये जो प्रणाली है ये निकास है। और ये केवल टेक्निकल रीज़न के लिए है ताकि जब आप इस पे जल या दूध चढ़ाते हैं तो यहाँ से निकास हो जाए। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे ब्रह्म बाग जो है इसके 4 साइड्स है, विष्णु बाग के 8 साइड्स है और रुद्र बाग के 64 साइड्स है और ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। और विष्णु बाग के 8 के अलावा इसके 8 के मल्टीपल्स हो सकते हैं। इसका डिटेल्ड विवरण अग्नि पुराण के 53rd चैप्टर में आपको मिलेगा। इसको जूम करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन आप पाएंगे ऑक्टागोनल विष्णु बाग, 4 साइडेड ब्रह्म बाग और ऑलमोस्ट स्फेरिकल और सर्कुलर टॉप द रुद्र बाग। तो जो विश्व भर में जो अवशेष मिले हैं वो भी यही डिज़ाइन को प्रमाणित करते हैं। देखिए विष्णु बाग, रुद्र बाग, ब्रह्म बाग, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। विश्व में वियतनाम से लेके अफ़गानिस्तान से लेके कई ऐसी जगहें हैं, मिडिल ईस्ट से लेके, जहाँ पे इसी प्रकार के अवशेष निकले हैं। और खुदाई में जो हमारा शक्ति माँ वाला पार्ट है और जो प्रणाली वाला साइड है वो किसी जगह पे था, किसी जगह पे नहीं था, किसी जगह पे टूट गया था। बट ये शिवलिंग का बीच वाला पार्ट है। आइए जानिए लिंग के साथ इसको कैसे मिस रिप्रेजेंट किया गया है शिवलिंग को। एप्पल जब आप देखते हैं तो स्टीव जॉब्स सहसा ही आपके सामने आ जाते हैं। चश्मे को देखते ही बापू की याद आ जाती है। स्टेथोस्कोप को देखते ही आपको डॉक्टर की याद आ जाती है, डॉक्टर की ध्यान आ जाती है। मतलब चश्मा जो है बापू का लिंग है और एप्पल जो है स्टीव जॉब्स का लिंग है। लिंग मतलब सूचक, सिंबल, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सब सूचक हैं फेमिनिन और मैस्कुलाइन एस्पेक्ट्स पे। लास्ट में मैं आपको बहुत रोचक चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा। अभी इसका देखते हैं ओरिजिन कहाँ से हुआ। ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में कई सारे गॉड्स हैं। उनमें से हर्मस जो है ये रोमन मर्करी है या फर्टिलिटी गॉड है। मतलब प्रजनन की शक्ति है इनके पास बहुत ज़्यादा। उसको रिप्रेजेंट करते हुए एक ओवर साइज्ड फैलस दिखाया गया है। और इनके स्कल्पचर्स में, इनके एक्सकेवेशंस में इस तरह के कई सारे पाए गए। और हर्म्स के अलावा बैकस, डायनाइसिस, ये सेटायरस, साइलन, इस तरह के बहुत सारे ग्रीक और रोमन गॉड्स हैं जो ब्रिटिश कल्चर पे भी जिनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था, बिकॉज उन्होंने रोम और ग्रीक कल्चर काफ़ी बोरो किया था। जब ये ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो इन्होंने शिवलिंग को जब देखा तो उसको भी फैलस ही मान लिया और अपने लेखन में, अपने आर्टिकल्स में, अपने जो भी रिकॉर्ड्स में शिवलिंग को फैलस की तरह ही एड्रेस करने लगे। और उस समय के जो लिबरल्स थे उनको यूज़ किया गया कि आप समाज में भी इसको फैलस ही मान के चले। और
जब उन्होंने पाया कि इससे हिंदुओं की आस्था हर्ट हो रही है तो उसका और प्रचार किया। फैलस का ट्रांसलेशन शिश्न है, ना कि लिंग है, इसका ध्यान रखें। तो कतई रूप से लिंग तो नहीं है जो इसको बनाया गया है शिवलिंग को। हमारे देश भर में आप हैरान होंगे, अग्नि को सूचक करते हुए अग्नि लिंग है, पृथ्वी लिंग है, जाम्बू लिंग है वाटर को सूचक करते हुए, वायु लिंग है, आकाश लिंग है। तो क्या ये ऑर्गन को सूचक कर रहे हैं? नहीं, कतई नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अगली बार जब आपको कोई पूछेगा या बोलेगा तो आपको मालूम है कि आपको क्या उत्तर देना है। ये ध्यान से देखिए, अक्सर बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं, हम दूध क्यों चढ़ाते हैं, दूध क्यों वेस्ट करते हैं, पानी क्यों चढ़ाते हैं। हमारे पास कई बार इसका उत्तर संतुष्ट करने वाला नहीं होता है। तो आइए आज ऐसा उत्तर समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस शिवलिंग की शेप को ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें। आप ये देख रहे हैं, ये दुनिया भर में अलग अलग जगहों के न्यूक्लियर रिएक्टर्स की फ़ोटो मैंने कंपाइल की है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, इसकी शेप शिवलिंग जैसी आपको दिख रही होगी, क्योंकि पूरे विश्व में मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट मानते हैं कि एनर्जी अगर आपको स्टोर करनी है तो सबसे बेस्ट ऑप्टिमम यही वाली शेप है जो शिवलिंग की आप लोग शेप देख रहे हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को भी ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और शिवलिंग को भी ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर भी ऑप्टिमम एनर्जी स्टोरेज जगह है और शिवलिंग भी ऑप्टिमम एनर्जी स्टोरेज का प्रतीक है। जब एनर्जी बहुत हाई होगी तो मॉलिक्यूलर मोशन बहुत हाई होगी और फ्रिक्शन बहुत हाई होगी। तो ऐसा माना गया है कि इसको रोकने के लिए मिल्क और हनी का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ऑटोमोबाइल्स में जो पार्ट मूवमेंट होती है उनको रगड़ने से, घिसने से प्रिवेंट करने के लिए ग्रीस का प्रयोग होता है। तो मिल्क हनी जब आप चढ़ावा करते हैं या ऐसा फैटी मटेरियल, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है और क्रैकिंग से, डिफॉर्मेशन से लिंक्स को बचाता है। उसके अलावा ये इसको कूल भी रखता है, इसलिए आप देखेंगे पूरे दिन वो वाटर ड्रिप करता रहता है, टप 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 उसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर। और गीला रहने से शिवलिंग से बेटर तरीके से पॉजिटिव रेडिएशंस जो हैं बाहर आती हैं, और जो वहाँ पे साधक जाता है, चाहे दूर ही बैठा हो, तो उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस बेटर आती है, क्यों, कंडक्टिविटी बेटर हो जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस है जो हमारे यंग बच्चों को, यंग जनरेशन को समझना चाहिए। ये वेस्टेज ऑफ वाटर या वो नहीं है, बल्कि हम अपने जो शिवलिंग है उसका टेक केयर कर रहे हैं, जस्ट लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर को हम लोग टेक केयर कर रहे हैं एक बेनिफिट के लिए, ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए। लेकिन ये देखिए, उस पे जो पानी ड्रिप होता है या उस पे जो दूध चढ़ता है, उसको हम प्रसाद के तरीके से नहीं यूज़ करते हैं। क्या न्यूक्लियर रिएक्टर से जो कूलेंट है पानी, उसको हम पी सकते हैं? नहीं पीते हैं। इसी प्रकार से शिवलिंग के पानी को नहीं पिया जाता। ये एक समानता है रिएक्टर और शिवलिंग में, तो आप समझ सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। अब मैं आपको बहुत एक रोचक चीज़, स्त्रीलिंग वर्सेस पुल्लिंग। ऐसा माना गया है जो भी ऑड अल्फ़ाबेट, ऑड सिलेबल्स है जिन भी शब्दों में, और एंड में दीर्घाकार या दीर्घिकार लॉन्ग सिलेबल्स से एंड करते हैं, वो फेमिनिन सूचक है। वो वस्तु भी हो सकती है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन फेमिनिन सूचक है। जैसे कविता, क व त, और एक लास्ट में लॉन्ग सिलेबल है आ। अर्चना, अ च न, और एक लॉन्ग सिलेबल है। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर कोई जिसमें इवन हो लेकिन एंड में ई हो, जैसे नदी, तो भी वो फेमिनिन सूचक होगी, और सहसा ही आप बिना देखे समझ जाओगे कि ये किसी फीमेल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से मैस्कुलिन में 2, 4, 6 ऑड अगर सिलेबल्स हैं तो वो मेल सूचक है, मतलब मैस्कुलाइन एस्पेक्ट्स सूचक है। जैसे रवि में र व, राम में रम। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिना देखे ही आप समझ जाते हैं कि जस्ट पढ़ते हुए उसके पीछे की लगाना है या का लगाना है,
उसको वो फेमिनिन एस्पेक्ट है, जैसे कविता हो गया फेमिनिन एस्पेक्ट है जस्ट सुनते ही, बिकॉज लास्ट में दीर्घाकार है। रवि है तो रवि में हर्स्व इकार है, छोटी सी ई है, लॉन्ग ई नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारी सभ्यता के। तो अब आप समझिए कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ऑर्गन, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। मुझे आशा है ये मेरा लास्ट स्लाइड था कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। मैंने प्रयास तो किया है, लेकिन कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं अगली बार सुधार करूँगा। और भी अगर कोई टॉपिक्स आप कवर करना चाहते हैं तो ज़रूर अपना इनपुट्स दें, मैं ज़रूर उस पर गौर करूँगा। आपका ये स्लाइड्स देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।